बाबा साहब की फ़ोटो तो लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे पूरी तरीके से अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उनके लोगों के अंदर हिम्मत नहीं आता है। वो जुल्म सहने की ताकत जिस अम्बेडकरवादी में नहीं है, जो सिर्फ एसी कमरों में रह के भाषण देना जानते हैं, मैं उन्हें सच्चा अम्बेडकरवादी नहीं मानता हूँ। सच्चे जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आपने देखा होगा कि वकील जो होते हैं, बड़े से बड़े वकील होते हैं। एक ऐसे वकील के आपसे बात कराऊंगा, तो आज मैं इनसे जानना चाहूँ कि आखिर इनके दिल में ऐसा क्या चीज़ है कि इतना हिम्मत इनको कहाँ से आती है कि बड़े से बड़े जो पुलिस अधिकारी उनसे आँख में बिला बातें कर लेते हैं और डरते नहीं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर पटियाला हाउस के सामने करीब सैकड़ों पुलिस वाले इनको चारों तरफ घेर रखा, लेकिन उन्होंने अपनी दिलेरी के साथ अपनी बात रखी और वो पुलिस वाले करे इनको ज्ञापन देना था। ये कहाँ गए, क्या बात हुई, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करूँगा सर से। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। सर, सबसे बड़ी बात है, आपके इतना दिलेरी, आपके दिल में ये किसका दिल है कि आप इतना हिम्मत जुटाते हैं और बड़े से बड़े अधिकारी से आप इतना हिम्मत के साथ बढ़ते हैं? ये आपका हिम्मत कहाँ से आता है सर? ये भारत के संविधान को जो भी समझेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के असूलों को दिल से मानेगा, उसके अंदर हिम्मत अपने आप ही आ जाएगा। लोग बाबा साहब की फ़ोटो तो लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे पूरी तरीके से अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उनके लोगों के अंदर हिम्मत नहीं आता है और ज़्यादातर लोग आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं भी चाहूँ तो अपने एसी कमरों में रह के एक संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ। अदालतों में बहस तो हम करते ही हैं, लेकिन असली बाबा साहब के अनुयायी वही हैं जो अगर अपने एसी कमरों में जो बात करते हैं वो सड़क पे आके भी उसको कह पाएँ। पुलिस के, प्रशासन के जो अधिकारी हैं भ्रष्ट, जो आरएसएस और बीजेपी के कहने पे हमारे लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो जुल्म सहने की ताकत जिस अम्बेडकरवादी में नहीं है, जो सिर्फ एसी कमरों में रह के भाषण देना जानते हैं, मैं उन्हें सच्चा अम्बेडकरवादी नहीं मानता हूँ। सच्चे अम्बेडकरवादी को, जैसे बाबा साहब ने बड़े बड़े आंदोलन किए थे, महाड़ आंदोलन किया था, मनुस्मृति दहन आंदोलन किया था, ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए थे, वैसे सड़क पे भी आना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल सड़क पे नहीं आते, मैं उन्हें इंटेलेक्चुअल नहीं मानता। सर, अभी परसों आप एक ज्ञापन देने गए थे पटियाला हाउस के सामने। आप वहाँ गए थे तो पुलिस अधिकारी आपसे कहे कि चलो आपको चाय पिलाते हैं, तो आपको चाय पिलाने लगे, आप ज्ञापन दिए, क्या हुआ उसके बाद पता नहीं लगा सर? नहीं, चाय नहीं पिलाना है, वो धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि वो अमित शाह जी और मोदी जी के भ्रष्ट अधिकारियों में से हैं। क्योंकि वो उनके दबाव में या उन्होंने जो उन्हें लालच दिए हैं उनकी वजह से झूठ बोलते हैं। वो हमसे पूरी दुनिया के सामने वहाँ भी क्या कहा था कि चलिए हम आपका ये ज्ञापन चुनाव आयोग को दिलवा देंगे, और ले गए हमें जाफरपुर कलां पुलिस स्टेशन, और वो भी करीब 2.5-3 घंटे की एक बस, जो कि एक बहुत ही खचड़ा बस थी, ऐसी बस में बिठा के हमें ले गए और 2.25 घंटे बाद हमें जाफर कलां पुलिस स्टेशन ले जाए और वहाँ पे बताया कि आपको हम माफ़ी मांगते हैं, हमने गलती से आपको यहाँ ले आया है, और फिर हमें छोड़ दिया। तो इस तरह की धोखाधड़ी कौन पुलिस अधिकारी करेंगे? जो पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि अपराधी होंगे। सर, इसके पहले भी तो आपको इसी तरह से व्यवहार किया था। मैं इसीलिए वहाँ भी कह रहा था कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप सच नहीं बोल रहे और आप अपराध कर रहे हैं, इसीलिए मैं वहाँ भी कह रहा था। लेकिन बात यह है कि हम लोग बार बार देश की जनता को, ख़ास तौर पे अम्बेडकर वादियों को, भारत का संविधान मानने वालों को, जो दिल से भारत का संविधान मानते हैं, उन्हें ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इस देश के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पुलिस इस प्रकार से कैमरे के सामने झूठ बोलती है आँखों में घुस के। ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि अब नीचे से अधिकारियों से, जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं, वैसे ही नीचे अधिकारी भी उन्हीं की तर्ज पे झूठ बोलने लगे हैं। जैसे ही लोग संविधान की शपथ लेकर भी झूठ बोलने लगते हैं, वैसे ही संविधान को खतरा पैदा हो जाता है। सर, अब वो ज्ञापन देने से क्या फ़ायदा सर? आधा चुनाव तो हो गया है, तो उस ज्ञापन देने से क्या फ़ायदा होगा सर?
देखिए, ज्ञापन देने से ये फ़ायदा होगा कि ये चुनाव, हम बार बार चुनाव आयोग को ये बता रहे हैं कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं देश की जनता के साथ, ये चुनाव गैर कानूनी हो रहे हैं, ये चुनाव एक अपराध के तौर पे आप करा रहे हैं। तो कल जब हम केस डालेंगे अब, या कल जब आंदोलन होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ईवीएम की चोरियां हम पकड़ रहे हैं, ये हमने ना सिर्फ पकड़ी हैं, बल्कि पकड़ते टाइम चुनाव आयोग को इसके बारे में सारी चीज़ों का ज्ञापन लिखित में दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब वो गफलत में या गलतफहमी में या अज्ञानतावश ये नहीं कर रहे थे, बल्कि जानबूझ के बीजेपी को जिताने के लिए, मोदी जी को, अमित शाह जी को जिताने के लिए ये धोखाधड़ी वाला इलेक्शन कर रहे थे। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सर, वकीलों के ऊपर एक धब्बा लग गया है सर। वो जो चुनाव के पहले सारे वकील पूरे देश में माहौल बनाया था कि अगर हम चुनाव कराएंगे तो ईवीएम से कराएंगे, लेकिन वही वकील जाके ईवीएम के ही चुनाव से चुनाव लड़ने लगे सर। देखिए, मैं अपने बारे में तो बता सकता हूँ, बाकी लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारा पूरा साथ नहीं दिया, सड़कों पे नहीं आए हमारे साथ, तो हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था कि अब हम ईवीएम के ख़िलाफ़ आंदोलन इसके आगे कैसे चलाएं। और उसका रास्ता एक ही था कि जनता को हम सबूत इकट्ठे करके दिखाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस भी डिसमिस किया है, वो इस वजह से किया है कि ये सारे वकील और सारे जो पिटिशनर्स थे, ये बगैर किसी सबूत के अदालत में चले गए थे। तो अदालत ने यही कह के डिसमिस की है पिटिशन, यानी कि ये इसको खारिज किया है कि आप लोग सबूत तो कुछ लाए नहीं, हवा में तीर चला रहे हो। तो सबूत इकट्ठे करना अपने आप में एक बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि चुनाव आयोग तो किसी को ये ईवीएम की मशीनें हाथ लगाने देता नहीं है, ना दिखाता है। चुनाव कराने की ये झूठी फ्रॉडुलेंट मशीनें ईवीएम जब आप कैंडिडेट बनते हैं, जब आपके हाथ में आती हैं, तो इसलिए मुझे अगर इन मशीनों को झूठा साबित करना था, इन मशीनों को हाथ में लेना था, या इन मशीनों का किस तरीके से धोखाधड़ी करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उसके लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी था। तो मैंने एक रामपुर की सीट इसलिए चुनी क्योंकि रामपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी इन ईवीएम की मशीनों से और उत्तर प्रदेश के पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी लगा के, प्रशासन में भ्रष्ट अधिकारी लगा के ज़बरदस्ती जीतती है। तो वो सीट 2 बार की हारी हुई सीट थी, इसलिए वो हमने चुनी कि हम यहाँ ईवीएम की चोरी भी पकड़ेंगे और प्रशासन को कानून के रास्ते पे चलने के लिए भी एक तरीके से तैयार करेंगे, जो दोनों चीज़ें हमने करके दिखाई। सर, ये एक मामला सोशल मीडिया पे आ रहा है, ये कौशाम्बी इलाहाबाद का मामला है। ये छिद्दू चमार जो है 11 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, 24 साल हो गए उनको चुनाव लड़ते हुए, लेकिन कभी उनका कैंसिल नहीं हुआ। अब की बार उनका चुनाव कैंसिल इसलिए हुआ, वो बता रहे हैं कि हमने क्या है कि जैसे लोग जब वहाँ अपना नॉमिनेशन भरते हैं तो बाहर जाते हैं तो लोग जयकारा लगाते हैं, अपना नारा लगाते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने डिग्गी था वो बजा दिया, तो वहाँ के अधिकारी उनको धक्का मार के वहाँ से बाहर ले गया। तो क्या वो छिद्दू चमार थे, वन व्यवस्था का अपमान किया इसलिए उसका नामांकन रद्द किया है, या और कोई कारण हो सकता, क्या है आप इसको समझते हैं? देखिए, कारण अगर उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया, और ये बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने 11 बार चुनाव लड़ाए, तो उनको जो नॉमिनेशन पत्र जो है, जो नॉमिनेशन का जो लेटर है वो और जो आवेदन पत्र है वो भरना आता होगा अच्छे से, क्योंकि 11 बार वो उस कार्रवाई को कर चुके हैं। तो अब जो ये इस तरीके से अगर गैरकानूनी तरीके से रद्द किया गया है, तो जो अधिकारियों ने किया है उन पे SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज होता है, और चुनाव के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो धाराएं हैं उनके तहत भी मुकदमा दर्ज होता है। ये छिद्दू साहब के पास पूरी ताकत है कानूनी कि वो SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कराएं, FIR दर्ज कराएं उन अधिकारी के खिलाफ भी, और अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ भी। ये मैं बात कह सकता हूँ, लेकिन उन्हें ये बात दिखानी पड़ेगी कि मेरा जो नामांकन पत्र है वो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया है, क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। सर, ये चुनाव जो फार्म है वो जो कैंसिल होता है, कैंसिल होने का क्या कारण हो सकते हैं? कि आपने तो चुनाव लड़ा भी है, आप एक वकील हैं, तो इसमें आप क्या देखते हैं? जबकि वो ज़बानी सारे डॉक्यूमेंट याद करके बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगता है, तो आपके हिसाब से क्या क्या कमियां हो सकती है जो कि रद्द होता है?
जो कानून है चुनाव आयोग का बनाया हुआ, भारत के संविधान और कानून का बनाया हुआ कानून ये है कि नॉमिनेशन पेपर या चुनाव में जो नामांकन पत्र जो भरा जाता है उसको बहुत ही रेयर स्थिति में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोई लाखों में से एक रिजेक्ट किया जाना चाहिए, और किसी भी छोटी बड़ी गलती को एकदम नज़रअंदाज करके जो नामांकन पत्र है उसे मंजूर किया जाना चाहिए। सर छेदू के कोई महत्वपूर्ण चीज़ जैसे अपना वोटर नंबर ही नहीं बता पाए हो, उसमें अपना नाम और पता गलत लिख दिया हो, इस प्रकार की अगर कोई गलती नहीं है तो जो नामांकन पत्र है वो रिजेक्ट यानी कि रद्द नहीं किया जाना चाहिए, ये कानून है। लेकिन अगर किया है तो जैसा मैं बता रहा हूँ ये एक अपराध है जिसके खिलाफ उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, लेकिन छेदू चमार उन्होंने हार ही नहीं माना है। उन्होंने बयान दिया है कि मैं अगर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने मिलेगा तो मैं बनारस जाऊँगा या मिर्ज़ापुर। जब बनारस गए भी मैं फ़ोन पे बात किया है तो कहीं बनारस से आऊँ तो वो जो फार्म मिलता है तो कह रहे हैं कि 10 प्रस्तावक आएगा तब फार्म मिलेगा। क्या ऐसा प्रावधान है सर? नहीं, फार्म मिलने में तो उन्हें ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, नेट पे अवेलेबल है फॉर्म, तो इंटरनेट पे से भी निकाल सकते हो। हाँ, जब नामांकन पत्र भरने जाएंगे अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है तो अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें 10 प्रस्तावक चाहिए होंगे, लेकिन वो जब वो नामांकन पत्र भरने जाएंगे तब। नामांकन पत्र खरीदने के लिए लेने के लिए कोई भी किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं होती, नामांकन पत्र तो इंटरनेट के ज़रिए भी निकाला जा सकता है। जी सर, एक अगला आपसे एक क्वेश्चन है सर। आकाश आनंद को अभी जो जिम्मेदारी से हटा दिया गया है तो आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद ऐसे क्या बोल दिया कि जो कि उसको उनको पार्टी से सारे पद से बर्खास्त कर दिया गया? आपको क्या लगता है सर? देखिए, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो आंतरिक मामले होते हैं उसमें अंदाज़ा लगाना, कयास लगाना उचित नहीं होता है, और बसपा एक बड़ी पार्टी है, उसके आंतरिक मामलों में कोई कयास लगाना एक उचित बात नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आकाश आनंद जी ने कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो गलत कही हो या जो किसी भी रूप में अनुचित हो, ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं थी। सच को सच ही बोला था, जो है वही बोला था, और जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर अपने आप में एक अपराध है, वो अपराध किया गया है आकाश आनंद साहब के खिलाफ। तो अगर उनको सही कानूनी सलाह दी जाएगी तो वो उस एफआईआर के खिलाफ एक एफआईआर करेंगे कि मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की है प्रशासन के, आरएसएस और बीजेपी के दबाव में आकर। बहुत हुआ वादा, अब नहीं है भरोसा, बहुजनों एक हो जाओ। ये बहुजन कब एक होंगे सर? अब ये तो एक ऐसा विषय है, अगर कब होंगे तो ये नहीं बता सकता, लेकिन जब होंगे तो हमारी सरकार होगी और वो न्यायपूर्वक कार्य करने वाली, संविधान पे अमल करने वाली सरकार होगी, ये मैं कह सकता हूँ। सर, आप वकील हैं इसलिए आपसे जानकारी चाहता हूँ कि जो एमपी हैं, विधायक हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार का, क्या उनसे सवाल पूछना गलत है? अभी एक आजमगढ़ निरहुआ जिसको कहते हैं दिनेश लाल, सो उनसे वहाँ के एक लोकल पत्रकार ने पूछा कि ये बेरोजगार के बारे में क्या आपका कहना है? तो उन्होंने कहा कि मोदी और योगी थोड़ी बेरोजगार बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी तो वो बढ़ा रहे हैं जो बच्चा पैदा कर रहे हैं इतने ज़्यादा। तो आप और गुस्सा हो गए उस पत्रकार से ये सवाल पूछने से। तो आप बताओ कि ऐसे पत्रकार, क्या ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले से सवाल नहीं किया जा सकता? देखिए, जो पत्रकार जो चुने हुए लोगों से, जो एमएलए एमपी होते हैं, वो देश की जनता के नौकर ही तो होते हैं। ये जो देश की जनता के नौकर हैं, जो भी पत्रकार उनसे तीखे सवाल नहीं पूछा, कड़वे सवाल नहीं पूछता, वो पत्रकार नहीं होता, चाटुकार होता है। और चाटुकारों की देश में आवश्यकता नहीं है, पत्रकारों की आवश्यकता है, और पत्रकार बहुत कम हो गए हैं। चाटुकार ही चारों तरफ फैले हुए हैं, कोई एक तरह का चाटुकार है, कोई दूसरी तरह का चाटुकार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो जनता का प्रतिनिधि यानी कि जनता का नौकर जवाब नहीं देना चाहता सवालों के, वो बेईमान होता है।
और भारत देश की 140 करोड़ जनता के बारे में बड़े गर्व से जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, वो भी बोलते हैं। अगर जनसंख्या 140 करोड़ नहीं होती तो वो 140 करोड़ बार बार थोड़ी बताते कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला देश है उसका प्रधानमंत्री हूँ, कैसे बताते। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग गरीब हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं या उनके जो पदाधिकारी होते हैं, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से और जो अल्पसंख्यक हैं उनसे नफ़रत करते हैं। और ये नफ़रत के लिए ही ये सब बातें बोलते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। उसकी वजह यह है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा 5 साल से कम के बच्चों की मृत्यु होती है। जो लोग गरीब परिवार से होते हैं वो कि अपने बच्चे क्योंकि मर भी सकते हैं, इस अंदेशे से भी कई बार ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम कम होती है। उस अंदेशे से कि हमारे पास वर्किंग हैंड ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा लोग हमारे परिवार में सदस्य होंगे, तो हम लोग हमारी इनकम बढ़ जाएगी, ये इस वजह से होते हैं। और मोदी जी जो हैं देश में गरीबी बढ़ा रहे हैं, गरीबी की वजह से ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी तो पॉपुलेशन भी अपने आप कम हो जाएगी। ये मोदी जी को समझना चाहिए और उनके जो पदाधिकारी हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि देश में सिर्फ अमित शाह जी, मोदी जी, अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग ही नहीं हैं, देश में आम नागरिक भी हैं जो देश की संपदा है उनके ऊपर पूरा अधिकार रखते हैं। और अगर अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों के पास इतना पैसा है तो वो आपका, मेरा, सबका हक मार के ही है, क्योंकि वो अपराध करके इतना पैसा कमाए, ईमानदारी से उन्होंने पैसा नहीं कमाया। सर, आप जानते होंगे एक अश्विनी कुमार उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि 404 इसलिए लाना चाहिए कि संविधान में हिंदुस्तान भारत नहीं है और उसमें इंडिया और भारत है, इसलिए 404 ने हमको बदलना है इसको, जो इंडिया और भारत है। और एक चीज़ और उन्होंने कहा कि जो संविधान में है उसमें राम का, कृष्ण का, हनुमान का और बुद्ध का और सुभाष चंद्र बोस का ये फ़ोटो लाना है। तो क्या ये जो विचार है, जो 404 की बात कर रहे हैं, इसीलिए लाना चाह रहे हैं? नहीं, ये इसलिए लाना चाह रहे हैं कि इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफ़रत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफ़रत क्यों है? क्योंकि वो इंसाफ और बराबरी स्थापित करने वाला संविधान लाए। उस संविधान को इन्होंने कभी भी दिल से नहीं माना, इसीलिए ये इस संविधान के प्रति नफ़रत रखते हैं और इस संविधान को बदल कर दोबारा मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जिस मनुस्मृति को जला के बाबा साहब ने ये संविधान बनाया था, उसी संविधान को जला के ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का हक सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों के पास हो, बाकी सभी लोगों को पढ़ाई लिखाई का हक जो बाबा साहब के संविधान ने दिया है वो सब वापस छीन लें। उस शेरनी का दूध, जिसे बाबा साहब शेरनी का दूध कहते थे, कि जो शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो इन्हें दहाड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इन्हें गुलाम पसंद है। तो शिक्षा से ये दूर रखना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी से, ये जो हम अपने नाम पे घर मकान खरीद पाते हैं आज, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से, वो घर छीनना चाहते हैं, सबके घरों पे बुलडोज़र चलाना चाहते हैं। ये किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, चाहते कि शादी में कोई अपनी घोड़ी चढ़ के शादी करने जाए। ये किसी को मूंछ नहीं रखने देना चाहते, ये किसी को पानी नहीं पीने देना चाहते, किसी को सड़क पे नहीं चलने देना चाहते। ये चाहते हैं कि कुछ ही लोग सड़क पे चलें, कुछ ही लोग तालाब से, जो कॉमन तालाब होते हैं उनसे पानी पिएं, या पानी का नल भी अलग अलग कराना चाहते हैं। ये स्कूल सिर्फ एक ख़ास समुदाय के लिए रखना चाहते हैं। ये कहते हैं कि बिज़नेस यानी कि व्यवसाय सिर्फ एक समुदाय को करना चाहिए। ये सब ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फ़ौज में सिर्फ एक समुदाय के लोग
बढ़ती हों। तो ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ये इसीलिए आकाश आनंद जी की बात 100% सही है। जो संविधान के विरुद्ध जाएगा, जो संविधान को बदलने की बात करेगा, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो भी हो। सर, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो जनता देख रही है, तो अगर जो बच्चे हैं अगर वोट डालने जाएंगे तो वोट डालने के समय उनको किस चीज़ को ध्यान रख के वोट देना है? देखिए, ये जब तक ये इन ईवीएम की मशीनों से चुनाव हो रहा है, ये 20% वोट तो चुराए ही जा सकते हैं इसमें, ये बात बिल्कुल साफ़ है। हम लोगों ने ये बात साबित भी कर दी है, और एक बार नहीं कई बार साबित कर दी है। और अभी भी चुनाव में आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी जगह से शिकायतें आ रही हैं कि बटन किसी पे दबाया और निकल के भारतीय जनता पार्टी का कमल ही आ रहा। तो इसीलिए ये ईवीएम की मशीनों के खिलाफ आंदोलन के लिए जनता को सड़कों पे आना चाहिए। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो चाहते हैं ईवीएम के खिलाफ लड़ना, लेकिन उनके चारों तरफ जो आरएसएस के एजेंट आरएसएस ने घुसा रखे हैं, वो उनको लड़ने नहीं देना चाहते। आम जो कार्यकर्ता हैं वो भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस के एजेंट्स को, सब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सब राजनीतिक दलों को अपनी पार्टीज़ में से, अपनी पार्टियों में से निकालना पड़ेगा। जब ही ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होगा बड़ा, और मतपत्र से चुनाव होंगे, छेदू राम जी भी चुनाव लड़ेंगे, और बाकी सब लोग भी चुनाव लड़ेंगे, और जो असली जनता जिसे वोट देना चाहती है वही जीतेगा। ये ईवीएम की मशीनों से घोटाला और गड़बड़ी करके आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं जीतेंगे। जी सर, मेरे दर्शक हमें फ़ोन करते हैं कि आपका कांटेक्ट नंबर जानना चाहते हैं कि सर से हम बात करना चाहते हैं। आपको अगर कोई कांटेक्ट नंबर तो बताएं सर हमारे दर्शकों को। वो मैं चाहूँगा कि नेट पे अवेलेबल है, उसमें से देख लें। और जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वेबसाइट भी है, उसको ढूंढ लें, उस पर ये सब जानकारियाँ उपलब्ध हैं। मेरा जो संगठन है वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है, उसमें सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है ठीक से। जी धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेबाकी से महमूद प्राचा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, अपनी बात रखा। आप इनके विचार से कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।